नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमी का बेसिक डेफिनेशन क्या है, साथ ही साथ देखेंगे कि कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है, और इसमें हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को भी समझेंगे अच्छे तरीके से। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम स्कूल टाइम से ही पढ़ते आते हैं कि इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट है जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को स्टडी करती है, क्योंकि रिसोर्सेज तो हर जगह पे होती है लेकिन उनका यूटिलाइजेशन मैटर करता है। जैसे कि रिसोर्सेज है वो अफ्रीका में भी पाया जाता है, लेकिन वो अफ्रीका है वो उतना रिच कंट्री नहीं है, बट वही रिसोर्सेज यूएसए वगैरह में है, तो वो सब कंट्री उसकी यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से की है, इसलिए वो सारी कंट्री है वो रिच है, बट अफ्रीकन कंट्री स्टिल काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड कंडीशन में है। सो ये डिपेंड करता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर। सो आइए दोस्तों देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। सो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एग्जिस्टिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में तीन टाइप की इकोनॉमी पाई जाती है। सो सबसे पहला है वो कमांड इकोनॉमी है, दूसरा है वो मार्केट इकोनॉमी है, और तीसरा है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। सो दोस्तों आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कमांड इकोनॉमी के बारे में, ये क्या है। सो कमांड इकोनॉमी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कमांडिंग नेचर का होगा और कोई ना कोई इसको कमांड कर रहा होगा। तो दोस्तों इस इकोनॉमी में ये होता है कि जो डिसीजन होता है ना कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये तीनों जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेती है इस कमांड इकोनॉमी में। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये कमांड इकोनॉमी हो गया, और इस टाइप की इकोनॉमी रसिया यूएसएसआर में एग्जिस्ट करती है। दूसरा हो गया, दूसरा है मार्केट इकोनॉमी। सो दोस्तों मार्केट इकोनॉमी बेसिकली ऐसी इकोनॉमी होता है जिसमें प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड होता है, और इस टाइप की इकोनॉमी है वो यूएसए में पाया जाता है। साथ ही साथ इस टाइप की इकोनॉमी को लेसेस फेयर इकोनॉमी भी बोला जाता है दोस्तों। तो मार्केट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का मिनिमल इंटरवेंशन होता है, मिनिमल इंटरवेंशन, सरकार है वो बहुत ही कम हस्तक्षेप करती है मार्केट इकोनॉमी में। तीसरा हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि मिक्सर है कमांड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी का, एंड इस टाइप का इकोनॉमी है वो हमारे कंट्री में भी पाया जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। सो ये आपका कमांड इकोनॉमी हो गया, ये मार्केट इकोनॉमी हो गया, ये 20 का है वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। इसमें गवर्नमेंट है वो कभी कभी इंटरवेन करती है जब इकोनॉमिक क्राइसिस लाइक सिचुएशन होते हैं तब। तो दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। सो दोस्तों आइए समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। सो ये आपका हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, ये आपका एंटरप्राइज हुआ जो कि एक प्राइवेट सेक्टर है। तो इन दो सेक्टर को ही लेते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर है वो इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पूरे प्रोसेस में है वो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कोई सेविंग नहीं करते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे इनकम है वो फ्लोट करेगी। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एक इंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, और जो कि टोटल 4 होते हैं। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सब के सब हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाती है इंटरप्राइज को, जिसकी मदद से जो इंटरप्राइज है वो, और सपोज करिए कि एक बर्गर प्रोड्यूस करती है 100 रुपये का। तो अब ये जो 100 रुपीज़ का बर्गर है ये प्रोडक्शन हुआ, तो इंटरप्राइज है वो हाउस होल्ड सेक्टर को बदले में क्या प्रोवाइड कराएगी। तो लैंड के बदले में वो रेंट प्रोवाइड करेगी, लेबर के बदले में वेज देगी, और जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा कैपिटल के बदले में, और जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको प्रॉफिट मिलेगा। इन सब चीज़ों को जो ग्राफ बी है इससे हम देख सकते हैं, बी एरो से, कि ये सब चीज़ें हैं वो फैक्टर पेमेंट्स के रूप में हाउस होल्ड सेक्टर को रिटर्न किया जा रहा है। तो अब वापस से हाउस होल्ड सेक्टर के पास 100 रुपये आ गए फैक्टर पेमेंट्स के माध्यम से। अब देखते हैं कि अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो पैसे आए वो उसको कहाँ एक्सपेंड करेगी। तो एक्सपेंडिचर है वो 100 रुपये का करेगी हाउस होल्ड सेक्टर। ये क्या करेगी, पिज़्ज़ा खरीदेगी,
₹100 का पिज़्ज़ा खरीदेगी वो इंटरप्राइज से, तो इसका ये ₹100 का एक्सपेंडिचर हुआ इंटरप्राइज में। और इंटरप्राइज है वो जो डी ग्राफ से आप देख सकते हैं, जो इंटरप्राइज है वो गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में पिज़्ज़ा है वो डिलीवर करेगा हाउस होल्ड सेक्टर को ₹100 का। सो दोस्तों ये इस तरीके का जो ग्राफ है वो कंटिन्यू रहेगा और इकोनॉमी है वो चलती रहेगी। सो ये फर्स्ट केस देखा था जिसमें गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर इन्वॉल्व नहीं था, साथ ही साथ जो हाउस होल्ड सेक्टर था वो कोई सेविंग नहीं कर रहा था। आइए दूसरा केस देखते हैं दोस्तों। ये केस 2 है जिसमें कि जो हाउस होल्ड है वो सेविंग कर रहा है। वो देखते हैं ये इसमें जो इनकम का फ्लो है वो कैसे होगा। तो सारा कुछ सेम ही रहेगा। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्राइजेस, ये सारे हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं और ये इंटरप्राइज को मिलेंगे, जिसको हम ग्राफ एरो ए से देख सकते हैं। एरो बी है वो ये बता रहा है कि जो एंटरप्राइज है वो बदले में फैक्टर पेमेंट दे रहे हैं, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में बेच दे रहे हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट आएगा और जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको प्रॉफिट मिलेंगे। तो ये एंटरप्राइज है वो हाउस होल्ड को ₹100 बदले में दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हाउस होल्ड है वो ये सोचता है कि मैं 100 का 100 खर्च नहीं करूंगा, 70 ही खर्च करता हूँ और बाकी का 30 है वो बैंक में वो सेव कर देता है। तो यहाँ पे सेविंग हो गया दोस्तों, ₹30 का सेविंग कर लिया और 70 है वो हाउस जो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड है वो ₹70 एक्सपेंड करना चाहता है। सो तो दोस्तों जो एंटरप्राइज है वो अब ₹70 का ही पिज्जा प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाउस होल्ड की डिमांड है वो ₹70 की पिज्जा का है, इसलिए जो एंटरप्राइज है वो ₹70 का ही पिज्जा प्रोड्यूस करेगा। तो अब आप ग्राफ डी की मदद से देख सकते हैं कि जो हाउस होल्ड है वो ₹70 एक्सपेंड कर रही है पिज्जा के ऊपर, जो यहाँ पे आएगी। और आपको ग्राफ सी की मदद से ये देख सकते हैं कि जो एंटरप्राइज है वो ₹70 का पिज्जा है वो डिलीवर कर रहा है हाउस होल्ड को। अब बचा हुआ जो ₹30 था वो हाउस होल्ड है वो बैंक में सेव कर दिया था। अब ये जो ₹30 सेविंग था उसको जो एंटरप्राइज जो कि प्राइवेट सेक्टर है वो बैंक से ले करके उसको फिर दोबारा से इन्वेस्ट करेगी और अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। तो ये इस सेविंग के केस में इस तरीके से इनकम है वो फ्लोट करती है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट ये बताता हूँ कि सेविंग है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि सेविंग नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगी। इसलिए सेविंग बहुत ज़रूरी होता है। सेविंग होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से दोस्तों इनकम है वो पूरी इकोनॉमी में फ्लोट करती है और इस तरीके से रेगुलेट होती है। सो आई होप आपको ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ में आया होगा। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।